हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और 2024 की तैयारी में आप लोग एकदम आज से ही लग गए होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2024 की। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है लक्ष्य बैच। जी हाँ, लक्ष्य बैच 2024 में आपको एकदम लक्ष्य तक पहुँचाने के लिए एकदम 100% एकदम फिक्स है कि आप लोगों का एक सीट दिलाकर रहेगा। सभी स्टूडेंट फटाफट क्लास को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए जानते हैं कि आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या साथियों। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से स्टडी विथ रवि पर। लक्ष्य बैच की शुरुआत आज, ये दूसरा बैच, लक्ष्य बैच का दूसरा क्लास आप लोगों के बीच आ गया है, बायोलॉजी का क्लास। यह तो आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान पादप वर्गीकरण चैप्टर हमने उठाया है आज के इस प्रथम क्लास में। जो थ्योरी की क्लास हो रही है, फर्स्ट क्लास हमने ऑब्जेक्टिव का लिया था और प्रथम क्लास पादप वर्गीकरण का, जीव विज्ञान के पादप वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट से कर रहे हैं शुरुआत। साथियों, आशा है कि आप लोग भारी से भारी संख्या में इस क्लास को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और 2024 के लिए अपनी उड़ान को और तेज़ी से भरेंगे। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे पादप वर्गीकरण का परिचय, इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए चलते हैं इंट्रोडक्शन पे। आपके सामने है परिचय, इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन क्या कहता है साथियों कि फर्स्ट कह रहा है कि जीवों को समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर वर्गीकरण की पद्धति में उचित स्थान देना वर्गीकरण कहलाता है। क्या? जीवों को समानता और असमानता, यानी मान लीजिए दो जीव है और क्या इसमें समानता है और क्या असमानता है। मान लीजिए ये है, ये क्या है, कीट है। मान लीजिए ये कीट था, क्या कीट था, और ये दो जीव है। तो इसमें कीट में देखेंगे कि क्या समानता है और क्या, ये दोनों में देखेंगे कि इससे क्या समानता मिल रही है और क्या विसमानता, यानी क्या इसे जो है समान नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग बांटेंगे। और कीट को किस में रखा गया है? आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। तो समानताओं और असमानताओं के आधार पर उसको हम वर्गीकरण कहते हैं, वर्गीकृत करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। तो ये लाइन याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव में सभी लाइन आपसे उठा के पूछ दिया जाता है। चलिए दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है साथियों, दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि वर्गीकरण का विज्ञान वर्गीकी कहलाता है। जी हाँ, दूसरा नंबर क्वेश्चंस भी आपको ऑब्जेक्टिव बना के पैरामेडिकल में पूछेगा कि वर्गीकरण का विज्ञान क्या कहलाता है। तो वो वर्गीकी, टेक्सोनॉमी कहलाता है। क्या? वर्गीकी टेक्सोनॉमी कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला डिफरेंशन साथियों बोल रहा है जाति, स्पीशीज के बारे में बोल रहा है। कह रहा है कि जाति से जगत, क्या? जाति से जगत यानी किंगडम तक प्रत्येक स्तर पर जीवों के समूहों की तुलना द्वारा विविधता का अध्ययन बायोसिस्टेमेटिक्स, बायोसिस्टेमेटिक्स कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे होती है, पैराग्राफ ऐसे होती है साथियों, वहाँ पर जाति सबसे ऊपर होता है और जाति से जगत, जगत नीचे होता है। तो ऐसे यहाँ पे एक डोम आकार का बना रहता है। तो चलिए अगला देखते हैं। ये पॉइंट क्या बोल रहा है? वर्गीकी क्या बोल रहा है? टेक्सोनॉमी। इसके अंतर्गत जीवों की पहचान, क्या? वर्गीकी के अंतर्गत क्या किया जाता है? सबसे पहले क्या किया जाता है? जीवों की पहचान की जाती है। फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या करना है? सबसे पहले किसी का पहचान करना होता है, फिर उसका हम नामकरण करते हैं, उसका नाम डालते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या करते हैं? नामकरण करेंगे। और तीसरा में फिर उसको वर्गीकरण करेंगे, यानी किस में डालना है? क्या वो चींटी के आर्थ्रोपोडा के संग में डालना है या दूसरे कोई संघ में डालना है? तो उसका फिर वर्गीकरण करते हैं, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं? वर्गीकी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्गीकी। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि वर्गीकी का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव बना के ये पूछ दिया जाएगा कि वर्गीकी का प्रथम चरण क्या है? तो जीवों की पहचान करना वर्गीकी का प्रथम चरण है। दूसरा चरण आपसे पूछ देगा कि वर्गीकी का दूसरा चरण क्या है? तो उसके बाद क्या करते हैं? नामकरण करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम वर्गीकृत करते हैं। चलिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है साथियों? अगला पॉइंट कह रहा है कैटेगरी। कैटेगरी यानी वर्गीकरण के विभिन्न रैंक या स्तर है। यह एक वर्मकीय शब्द है और जीवित प्राणी को प्रदर्शित नहीं करती है। कैटेगरी जो है वर्गीकरण के विभिन्न रैंक या स्तर है,
यह वर्गीकीय शब्द है और जीवित प्राणी को प्रदर्शित ये नहीं करते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है कि जाति, जाति के बारे में आगे बताया गया है। स्पीसीज ऐसे जीवों का समूह है जो आकारिकीय दृष्टि से समान लक्षणधारी होते हैं। जाति में बोल रहा है कि ऐसे जीवों का समूह जो आकारिकीय दृष्टि से समान लक्षणधारी होते हैं, वो आपस में प्रजनन कर अपने समान अन्य जीवों को उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए मोंजीफेरा इंडिका। मोंजीफेरा इंडिका क्या है साथियों? मोंजीफेरा इंडिका आम की प्रजाति है। क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम है मोंजीफेरा इंडिका। जी हाँ, आम का वैज्ञानिक नाम है मोंजीफेरा इंडिका। याद रखिए, आपसे ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा और 4 नंबर दे के जाएगा। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मोंजीफेरा इंडिका है। चलिए आगे चलते हैं। आगे वंश के बारे में बताया गया है। वंश जीनस के बारे में आगे बोल रहा है। जीनस के बारे में साथियों कि ऐसे जातियों का समूह जो आपस में संबंधित होती है तथा इनमें जातियों की तुलना में कम लक्षण समान होते हैं। उदाहरण के लिए मोंजीफेरा इंडिका। फिर से मोंजीफेरा इंडिका का उदाहरण लिया गया है और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि वंश यानी जीनस ऐसी जातियों का समूह है जो आपस में संबंधित होती है तथा उनमें जातियों की तुलना में कम लक्षण समान होते हैं। उदाहरण के लिए मोंजीफेरा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है साथियों? अगला पॉइंट कह रहा है कि कुल यानी फैमिली के बारे में बात की जा रही है। साथियों इसका एक पैराग्राफ होता है, वर्ग संघ कुल वंश जाति, ऐसे करके एक ऊपर से नीचे की ओर ग्राफ होता है। तो उसमें आज हम फिर से बात कर रहे हैं किसके बारे में? जाति यानी कुल के बारे में, फैमिली के बारे में। तो इस वर्ग के वंशों का समूह है जो आपस में एक दूसरे से अन्य कुलों की तुलना में कहीं अधिक संभव लक्षण दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए मौलवेसी। जी हाँ, मौलवेसी इस प्रकार के वंशों का समूह है जो आपस में एक दूसरे के कुलों के समान में कहीं अधिक संभव लक्षण दर्शाते हैं। यानी आपस में लक्षण इन दोनों का समान रहता है। ऐसी को फैमिली एक कुल में रखा जाता है। यानी 2 प्रजाति है और दोनों का लक्षण अगर समान है, दोनों का अगर बिहेवियर समान है तो उसको हम स्कूल में उठा कर डाल देते हैं। इसी को फैमिली कहते हैं। चलिए आगे चले। अगला पॉइंट बोला साथियों गण के बारे में। जी हाँ, ऑर्डर के बारे में। ऐसे कुलों का समूह जो कुछ लक्षणों में एक दूसरे से समानता दर्शाते हैं। ये लक्षण किसी कुल में सम्मिलित वंशों की तुलना में कहीं कम समान होते हैं। उदाहरण के लिए रोजेल्स कह रहा है कि ऐसे कुलों का समूह जो कुछ लक्षणों में एक दूसरे के समानता होते हैं और लक्षण किसी कुल में सम्मिलित वंशों की तुलना में कहीं कम समानता होती है। मान लीजिए आपस में लक्षण समान दिखा रहे हैं और कोई ऐसा वंश है जो कम लक्षण समान अपना दिखा रहे हैं, जैसे रोजेल्स ऐसा ही कुछ करते हैं। चलिए आगे वर्ग में चलते हैं। वर्ग क्या कह रहा है? क्लास अनेक गणों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए डाइकोटिलिडीन। जी हाँ, डाइकोटिलिडीन वर्ग है जो अनेक गणों से मिलकर बना होता है। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अगला पॉइंट सिर्फ ऐसे ही आपको याद रखना है साथियों। मेन पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव आता है, जो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे। आज थ्योरी पढ़ा रहे हैं, सिर्फ एक लाइन इसको याद रखना है। आगे संघ यानी फाइलम के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है 1 मिनट। चलिए अगला संघ के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है फाइलम यह प्रभाग यानी डिवीजन कई वर्गों से मिलकर बना होता है। उदाहरण यानी संघ जो होता है, यह प्रभाग यानी डिवीजन कई सारे डिवीजनों से मिलकर क्या बना होता है? एक प्रभाग का निर्माण होता है। संघ का निर्माण होता है। फाइलम का ये कई वर्गों से मिलकर बना होता है। उदाहरण के लिए स्पर्मेटोफाइट। जी हाँ, स्पर्मेटोफाइट इसका उदाहरण है संघ का, जो कई वर्गों से मिलकर बना होता है। आगे जगत के बारे में आपसे पूछा है, यानी किंगडम के बारे में। 1 मिनट।
आपसे किंगडम के बारे में, जगत के बारे में पूछ रहा है, तो चलिए जगत के बारे में जानते हैं। क्या कर रहा है, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो विशिष्ट सामान्य लक्षणों का समुच्चय बनाते हैं। इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो विशिष्ट सामान्य लक्षणों का समुच्चय बनाते हैं। यानी दो जीव है और दोनों का विशिष्ट लक्षण क्या है। साथियों आपसे पूछ सकता है कि मनुष्य का विशिष्ट लक्षण क्या है। क्या जनन करना मनुष्य का विशिष्ट लक्षण है? क्या उपापचय करना, उपापचय? क्या चलना विशिष्ट लक्षण है? क्या खाना विशिष्ट लक्षण है? तो साथियों इसमें से जनन मनुष्य का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि मनुष्य क्या या जीवित जंतु का विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि आपको खच्चर का नाम सुने होंगे। खच्चर जो जनन नहीं कर पाता है तो ये जनन का विशिष्ट लक्षण नहीं है। और चलन, चलन क्या है? ये भी नहीं है, क्योंकि जो आप लोगों को मलेरिया जो काटता है उसका वो क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ होता है, वो मृत जीव होता है, लेकिन दूसरे जीवों के द्वारा, मच्छर के द्वारा वो उठा के शरीर में डाल दिया जाता है, तो वो भी चलन ही कहलाता है, इसलिए वो भी नहीं है। और खाना भी नहीं है। तो उपापचय, जी हाँ, उपापचय मेटाबॉलिज्म मनुष्य का विशिष्ट लक्षण जाना जाता है। तो चलिए इसी बात को यहाँ पर कह रहा है, इसके अंतर्गत वे जीव आते हैं जो विशिष्ट लक्षण का समुच्चय बनाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है वर्गीकी पदानुक्रम यानी टेक्सोनॉमी हायरार्की। टेक्सोनॉमी हायरार्की के बारे में जानते हैं, वर्गीकी पदानुक्रम। साथियों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको डेली क्लास का पीडीएफ दिया जा रहा है। तो चलिए वर्गीकी पदानुक्रम के बारे में जानते हैं। क्या कह रहा है वर्गीकी पदानुक्रम, ये विभिन्न वर्गीकीय श्रेणियों को एक उचित उतरते हुए क्रम में व्यवस्थित करना वर्गीकी पदानुक्रम या लीनियस पदानुक्रम कहलाता है। यह वर्गीकी पदानुक्रम क्या होता है, कह रहा है कि विभिन्न वर्गीय श्रेणियों को एक उचित उतरते हुए क्रम में सजाना है। यानी उतरते हुए क्रम में, मान लीजिए एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, फिर एक ऐसा है, यानी उतरते हुए क्रम में सजाना की व्यवस्था करना ही वर्गीकी पदानुक्रम या लीनियस, इसी को क्या लीनियन पदानुक्रम भी, लीनियन हायरार्की भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वर्गीकरण की पद्धतियाँ के बारे में जानते हैं। क्या करा, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जी हाँ, वर्गीकरण की पद्धतियाँ के बारे में जानेंगे, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फटाफट अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे ताकि वो भी 2024 की तैयारी आप लोगों के साथ करे और अपनी उज्जवल भविष्य की कामना के लिए एक सीट पक्का करे सरकारी कॉलेज में। तो चलिए वर्गीकरण की पद्धतियों को जानते हैं। कह रहा है कि विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए वर्गीकरणों को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जी हाँ, कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए वर्गीकरण को निम्न 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। चलिए जानते हैं वो कौन सा 3 श्रेणी है जिसमें हम विभाजित कर सकते हैं। चलिए प्रथम बोल रहा है साथियों, कृत्रिम पद्धति। जी हाँ, फर्स्ट पद्धति क्या है? आर्टिफिशियल सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, तो आर्टिफिशियल सिस्टम क्या कहता है? कहता है कि इस पद्धति में किसी एक या क्या इस पद्धति में किसी एक या कुछ लक्षणों के आधार पर जंतुओं और पौधों के समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं। कह रहा है इस पद्धति में किसी एक या कुछ ही लक्षणों को, जैसे मान लीजिए ये जीव है तो इसका कुछ ही लक्षण देख के, जैसे त्वचा का रंग, आँख का रंग, नाक का आकार, ऐसे करके कुछ ही लक्षणों को देखकर उसको क्या करते हैं, लक्षणों को आधार पर जंतु और पौधे के समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं। यानी कुछ ही लक्षणों के आधार पर इसको बांट दिया जाता है। आगे कह रहा है कि जैसे थियोफ्रेस्टस ने, क्या थियोफ्रेस्टस क्या है? एक वैज्ञानिक है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरी, क्या थियोफ्रेस्टस, यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरियल प्लांटेरम, जी हाँ, हिस्टोरियन प्लांटेरम में 480 पौधों का वर्णन किया। जी हाँ, यहाँ पर याद रखना है कि हिस्टोरिया प्लांटेरम पुस्तक किसने लिखी? तो थियोफ्रेस्टस ने। किसने? थियोफ्रेस्टस ने लिखी। और उसमें कितने पौधों का वर्णन किया गया है? तो 480 पौधों का वर्णन हिस्टोरिया प्लांटेरम में किया गया है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे कह रहा था
यह स्वभाव व आकारिकी के आधार पर पौधों को शाक झाड़ी यानी उसका स्वभाव और पौधों के शाक झाड़ी तथा वृक्षों में विभाजित किया, जबकि लिनियस ने, अगला वैज्ञानिक है लिनियस, जबकि लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम, जी हाँ दोस्तों, पूछ सकता है कि जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो लिनियस के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा लिखा गया है। तो आगे कह रहा है कि लिनियस ने अपनी पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम में पौधों को पुष्प के आधार पर, किसने विभक्त किया? लिनियस ने। और शाकधारी और वृक्षों के आधार पर किसने? थियोफ्रेस्टस ने। तो कह रहा है कि पुष्प के आधार पर 24 वर्ग, कितने वर्ग? 24 वर्ग। ध्यान देंगे कितने वर्ग यहाँ पे? 24 वर्ग, 33 जिसमें से 23 पुष्पीय और 24वां जो है अपुष्पीय में विभाजित किया। लिनियस के वर्गीकरण का मुख्य आधार पुंकेसर की संख्या, लंबाई। लिनियस किस आधार पर वर्गीकरण किया? तो पुंकेसर की संख्या पर, उसकी लंबाई पर तथा संघ, इसलिए संघ था, मतलब ये संघ और लंबाई और पुंकेसर की संख्या के आधार पर लिनियस ने वर्गीकरण किया, जो कि जेनेरा प्लांटेनम में अपनी पुस्तक में लिनियस ने लिखा था। आगे कहा कि इसलिए इस वर्गीकरण को लैंगिक प्रकार, इसलिए लिनियस के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? लैंगिक प्रकार का वर्गीकरण, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक प्रकार का वर्गीकरण। किसके वर्गीकरण को कहते हैं? लिनियस के वर्गीकरण को कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पद्धतियाँ, नेचुरल सिस्टम क्या था? आपने आर्टिफिशियल देख लिया और आप देखते हैं नेचुरल सिस्टम क्या था। नेचुरल सिस्टम में था, इसमें पौधे के वर्गीकरण के लिए सभी महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार बनाया जाता है। मान लीजिए एक जीव है तो इसका सभी महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? त्वचा का रंग, आँख का रंग, लंबाई क्या है, मोटापा क्या है, ये सभी लक्षणों के आधार पर आधार बनाया जाता था प्राकृतिक लक्षण में। और पौधों की कायिक संरचना, जी हाँ, कायिक संरचना, जनन क्रिया में समानता के आधार पर, यानी जनन कैसे करते हैं के आधार पर समूह या उपसमूह बनाए जाते हैं अभी भी। और जैसा कि A.W. आइकलर, जी हाँ, A.W. आइकलर क्या है? वैज्ञानिक है A.W. आइकलर। यहाँ पर देखिए A.W. आइकलर, जिसका जन्म 1883 में हुआ था, ने पादप जगत को उपजगत क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस, जी हाँ, पादप जगत को उपजगत में, जिसको क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस में विभाजित किया था। आपसे पूछ सकता है कि पादप जगत को क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस में किसने विभाजित किया था? तो A.W. आइकलर ने, जिसका जन्म 1883 में हुआ था, उसने पादप जगत को दो उपजगत में विभाजित किया, फर्स्ट क्रिप्टोगेमस, सेकेंड फिनेरोगेमस में। प्लीज 1 लाइक 1 सब्सक्राइब। चलिए आगे चलते हैं। अब प्लांट जगत को कितने भागों में बांटा गया, इसकी बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने है पादप जगत। क्या? पादप जगत। चलिए देखते हैं कि पादप जगत को कितने भागों में बांटा गया है। तो जैसा कि वो वैज्ञानिक A.W. आइकलर ने बांटा था, क्रिप्टोगेमस फर्स्ट और फिनेरोगेमस सेकेंड में बांटा। याद रखना है आपको, आइकलर ने कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्ग। पहला था क्रिप्टोगेमस, दूसरा फिनेरोगेमस। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और चलिए आगे चले और क्रिप्टोगेमस के बारे में जानते हैं, और उसका जो वर्ग था 2 वर्ग, उसके बारे में जानते हैं क्रिप्टोगेमस के बारे में। तो क्रिप्टोगेमस में क्या था? फर्स्ट इसमें आता है थैलोफाइट। थैलोफाइट समूह होता है जो पानी के नज़दीकी में पाया जाता है, थैलोफाइट। अब थैलोफाइट के अंदर में क्या क्या आते हैं? थैलोफाइट समूह के अंदर क्या क्या आते हैं? तो फर्स्ट शैवाल यानी एल्गी आते हैं, फिर कवक आते हैं, फिर जीवाणु आते हैं यानी बैक्टीरिया, और लाइकेन यानी शैवाल। लाइकेन भी क्या है? एक नीलहरित शैवाल है। और दूसरा इसका क्रिप्टोफाइट्स का दूसरा वर्ग क्या था? ब्रायोफाइट था। और तीसरा क्या है? टेरिडोफाइट है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट।
क्रिप्टोगेमस के कुल कितनों भागों में बांटा गया? 3 भाग। मुख्यतः याद रखना है आपको, कितने भाग? 3 भाग। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। थैलोफाइट में आपसे पूछ सकता है कितने समूह हैं, तो 4। शैवाल, कवक, जीवाणु, लाइकेन। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे फिनेरोगेमस की। जी हाँ, A.W. आइकलर ने 2 वर्गों में बांटा था। दूसरा वर्ग है फिनेरोगेमस। फिनेरोगेमस में 2 समूह आते हैं, अनावृत बीजी और आवृत बीजी। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यह दोस्तों इंग्लिश में कुछ आपको ये उल्टा दिख सकता है, एनजीओ यानी अनावृत, ऐसा कुछ सोचने में आपको आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एंजियोस्पर्म को आवृत बीजी कहते हैं और अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म को कहते हैं। इसका मतलब क्या है? आवरण। जी हाँ, आवरण से लिया गया है। जिस फल के ऊपर से, जिस फल के बीज के ऊपर आवरण होते हैं, कुछ पेलिकल सा आवरण होता है, उसे आवृत बीजी, और जिस पर नहीं पाए जाते हैं उसे अनावृत बीजी कहते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो बेंथम एवं हुकर क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, बेंथम एवं हुकर ने का वर्गीकरण भी प्राकृतिक पद्धति पर आधारित है। जी हाँ, बेंथम तथा हुकर ने जो वर्गीकरण किया था वो भी प्राकृतिक पद्धति पर ही आधारित था। चलिए आगे जानते हैं फिनेरोगेमस के बारे में। फिनेरोगेमस को फर्स्ट पार्ट क्या बोला है? फिनेरोगेमस का फर्स्ट पार्ट है द्विबीजपत्री के बारे में, डाइकोटिलिडन्स के बारे में बताया गया है कि बीजपत्र 2 बीजपत्र 2 होते हैं द्विबीजपत्री में। 2 पंचैती होते हैं यानी पुष्प के, और पतियों में जालिकावत। पतियों में क्या पाया जाता है? जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है, जाल पतियों में पाया जाता है। और अनावृतबीजी क्या बोल रहा है? अनावृतबीजी साथियों बोल रहा है, जिम्नोस्पर्म्स क्या बोल रहा है कि सॉरी, फिनेरोगेमस को 2 भाग, द्विबीजपत्री, दूसरा अनावृतबीजी, और तीसरा है एक बीजपत्री। एक बीजपत्री में क्या होता है? मोनोकोटाइलेडन्स में क्या होता है? बीजपत्र कितना होता है? एक बीजपत्री में 1 होता है, पुष्प तृतीय होता है, और पतियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। आपसे पूछ सकता है समानांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? ऑप्शन देगा एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, अनावृत बीजी या आवृत बीजी। तो किसमें हो जाएगा? मोनोकॉट यानी एक बीजपत्री में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है। चलिए आगे जानते हैं द्विबीजपत्री के बारे में। द्विबीजपत्री क्या कहता है? यानी डाइकोटाइलेडन्स। जी हाँ, आगे चलते हैं। द्विबीजपत्री क्या बोल रहा है? पॉलीपेटली दलपुंज पृथक कली। फर्स्ट होता है दलपुंज, क्या होता है? पृथक कली, यानी अलग अलग पाया जाता है। उसका दलपुंज क्या होता है? अलग अलग पाया जाता है। चलिए आगे श्रेणी सीरीज। अब जानते हैं इसका सीरीज के बारे में। श्रेणी सीरीज क्या कहता है? थैलमिफ्लोरी इसका फर्स्ट भाग, बी है डिस्की फ्लोरी सेकेंड है, और सी कैल्सीफ्लोरी। ये सब आपसे नहीं पूछा जा सकता है, पैरामेडिकल में बहुत ज़्यादा हाई लेवल ही हो गया, 3-4 लाइन, इससे आपको घबराना नहीं है। और दूसरा पार्ट क्या है? गैमेपेटली दलपुंज संयुक्त दल। ये सब आपको याद नहीं रखना है, ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया। चलिए आगे ये याद रखना है। श्रेणी सीरीज क्या है? इन्फेरी होता है, उसके बाद क्या होता है? हेट्रोमेरी होता है, और बकाइरल प्लेटी होता है। ये तीनों याद रखना है। और आगे चलते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहा बेंथम तथा हुकर के वर्गीकरण का रूपरेखा। जी हाँ, बेंथम और हुकर ने वर्गीकरण का रूपरेखा क्या था ये जानते हैं। तो इन्होंने क्या अपनाया? इन्होंने जातीय वृत्तीय पद्धति अपनाया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। जी हाँ, जाति वृत्ति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया। तो क्या है इसका जानते हैं। कह रहा है कि इसमें पौधों को उसके विकास एवं उद्भव को ध्यान में रखकर, किस चीज़ के? विकास और उद्भव को भी ध्यान में रखा, वर्गीकरण किया। अर्थात विकास आनुवांशिक लक्षणों तथा जनन गुणों के आधार पर समूह तथा उपसमूह बनाए जाते हैं। ठीक है,
जैसे एंगल और प्रिस्टले, क्या एक वैज्ञानिक था, एंगल और प्रिस्टले हंचिंसन तथा वानसन टिप्पणी का वर्गीकरण किया था। यह दोस्तों तो बेंथम एवं हुकर का मेन पॉइंट याद रखना है। 1 मिनट। मेन पॉइंट क्या याद रखना है बेंथम और हुकर का, इन्होंने किस पर, पौधे को उनके विकास और उद्भव को ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया, अर्थात विकास और उद्भव के आधार पर इनमें ध्यान में रखकर वर्गीकरण किया। आपको ये मेन पॉइंट याद रखना है। चलिए आप देखते हैं पादप जगत के बारे में। पादप जगत क्या बोलता है साथियों, इनके दो जगत है, उप जगत फर्स्ट बोल रहा है थैलोफाइटा है। पादप जगत का उप जगत फर्स्ट बोल रहा है थैलोफाइटा है, सब किंगडम थैलोफाइटा जिन्हें हम कहते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है साथियों एम्ब्रियोफाइटा, सब किंगडम एम्ब्रियोफाइटा, भ्रूण विज्ञान जिसे कहते हैं एम्ब्रियोफाइटा। चलिए इसका उप जगत का फर्स्ट देखते हैं थैलोफाइटा, सब किंगडम थैलोफाइटा के बारे में। इसका फाइलम जानते हैं, साइनो, सबसे पहला है फाइलम इसका साइनोफाइटा। साइनोफाइटा का एग्जाम्पल याद रखना है आपको, नॉस्टॉक और इनाविना। जी हाँ, नॉस्टॉक और एनाविना साइनोफाइटा का एग्जाम्पल है। किसका, साइनोफाइटा का एग्जाम्पल है नॉन स्टॉक और इनाविना। हाईलाइट क्वेश्चन है ये, कर लीजिए। अगला है यूग्लिनोफाइटा, यूग्लिनोइड होता है साथियों यूग्लिनोफाइटा, इसमें यूग्लिना आता है। क्या आता है, यूग्लिना आता है। अगला है क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा में क्या आता है, यूल्थ्रिक्स आता है, स्पाइरोगैरा आता है, जो नील हरित शैवाल के अंतर्गत आता है। अगला साथियों चौथा नंबर है क्राइसोफाइटा। यह दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइटा ब्यूक्लेरिया के अंतर्गत आता है। और पांचवा पॉइंट है पायरोफाइटा, ये गेमेटोडिनियम के अंतर्गत आता है। और छठा है पियोफाइटा, ये सार्गेसम के अंतर्गत आता है। सार्गेसम इसका उदाहरण है। रोडोफाइटा का क्या है, पॉलीस्फोनिया, और ये आपको याद नहीं रखना है, एक सिर्फ याद, पॉलीस्फोनिया बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये तीनों आपको याद नहीं रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर के 3-4 थे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। उपजगत एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। एम्ब्रियोफाइटा में क्या है, ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलेटर सिस्टम में वर्ग में मसाई आता है, मॉस्की जिसे कहते हैं, जिसमें फ्यूनेरिया आता है, हिपेटिस आता है, लीवरवर्ट्स आता है जिसे रसिया कहते हैं, और एंथियोसिरोटी आता है, हॉर्वॉट्स और एंथ्रियोशर्ट्स कहते हैं इसको, एंथ्रियोट्रियोटी। चलिए आगे चलते हैं। फाइलम इसका जानते हैं। फाइलम क्या कर रहा है साथियों, सब फाइलम में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है। ये आपको सिर्फ याद रखना है, किसमें वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है, फाइलम में। चलिए सब फाइलम के बारे में बात करते हैं। इसकी उप इकाई साइक्लोपिसिडा वर्ग साइक्लोफाइटिनी का है। जी हाँ, वर्ग साइक्लोफाइटिनी का है। साथियों कुछ कुछ चैप्टर आपको मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा डेंजरस वर्ड है इसमें, जो शायद मुझसे भी नहीं पढ़ा जा रहा है। ऐसे ऐसे वर्ड बायोलॉजी में कुछ कुछ चैप्टर में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्लास साइलो फेटाइनिया के अंतर्गत आता है। लाइकोप्सीडा आता है, वर्ग लाइकोप्सीडा जो जेमी आकार का होता है। और स्फिनोप्सीडा आता है जो वर्ग एक्टिसिटनी के अंतर्गत आता है। टेरोप्सीडा भी इसी का वर्ग है। चलिए आगे चलते हैं, टेरोप्सीडा के बारे में जानते हैं। वर्ग इसका जानते हैं क्या है, फिलिसीनी है, दूसरा जिम्नोस्पर्मी है, और जो नेक्ड यानी नेक्ड सीड प्लांट होता है, एकदम छोटा सीड इसमें पाया जाता है। और तीसरा एंजियोस्पर्मी होता है, सीड्स इंक्लोज्ड फ्रूट वॉल, यानी फल भीति से घिरे हुए इनका एंजियोस्पर्म का नहीं होता है। हमने पहले ही बताया, फल भीति से घिरा हुआ नहीं होता है इसका बीज। चलिए आगे जानते हैं कुल कुर्सीफेरिया ब्रेसिकेसी। जी हाँ, ब्रेसिकेसी का वर्गीकरण के बारे में जानते हैं, क्लासिफिकेशन। किस जगत में रखा गया है, प्लांटी जगत में सबसे पहले ब्रेसिकेसी को रखा गया है। डिवीजन किसमें, फिनेरोगेमस में इसे विभाजित किया गया है। वर्ग किया है डाइकोटिलिजेंस इसका वर्ग है। उपवर्ग क्या है, पॉलीपेटेलिक उपवर्ग में रखा गया है। और श्रेणी क्या है, थैलीमिफ्लोरिया। और गण क्या है, पेराइटेडल्स।
तो ये रहा साथियों इस चैप्टर का पूरा सार। पीडीएफ के लिए प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को आवश्यक ज्वाइन करें। सॉल्यूशन वीडियो देखने के लिए हमने ये करा ही दिया है सॉल्यूशन वीडियो, जो आप देख ही लिए होंगे। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे महाधमाका के साथ। तो साथियों आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।